हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं और चैप्टर 4 मुगल्स के बारे में है। मुगल्स ने अशोक के बाद, अगर गुप्ता पीरियड को छोड़ दें तो सबसे बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा किया। तो एक कंट्रीब्यूशन इनका ये भी, एम्पायर का मतलब बहुत बड़े लेवल पे और एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट चल रही है, उसी को एम्पायर कहते हैं। अच्छा, मुगल्स के बारे में कुछ बातें उनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के अलावा समझ लें। ये जो वर्ड है ना, एक्चुअल में ये अंग्रेज़ों ने यूज किया है, मुगल्स कहते थे वो। क्यों किया है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये माँ की तरफ से, यानी कि इनकी जो माँ है, बाबर की माँ आप कह सकते हो, या बाबर की माँ से ऊपर के जो वंशज रहे होंगे माँ की साइड से, वो मंगोल्स थे। मतलब माँ उनकी मंगोल थी, कन्वर्ट हुई होंगी, मुस्लिम बनी होंगी उसके बाद फिर। और मंगोल्स, चंगेज खान, ये इसी के नाम से पूरा ये एम्पायर खड़ा हुआ है मंगोल का। और इन लोगों का जो रूल था वो पूरा चाइना और पूरा सेंट्रल एशिया इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था। बहुत, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि बड़ी शानदार स्ट्रेटजी होती थी। ये बारबेरिक थे, मतलब जहाँ भी जाते थे सफाया करते थे, लेकिन स्ट्रेटजी होती होगी तभी तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए। भले ही उनको मतलब बारबेरिक होने की वजह से ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन आप ज़रा कल्पना करके देखो कि पूरी दुनिया लगभग फतेह कर ली है। तो माँ की तरफ से ये मंगोल्स थे और फादर की तरफ से कौन है? तैमूर के वंशज, यानी कि बाबर के फादर। अगर उनको हम देखें तो वो तैमूर ये वर्ड हम बोलते हैं, तिमूर है। एक तिमूर भी एम्पायर बहुत बड़ा खड़ा हुआ था, तो इन्हीं के पैरेलल चल रहा है लगभग। ये कहाँ है? ईरान, इराक और टर्की, ये इस एरिया में ये लोग हैं। तो फादर की तरफ से ये तिमूरी थे और मदर की तरफ से ये मंगोल थे। ठीक। अच्छा, इन्होंने कभी भी अपने आप को, मैंने बोला ना ये वर्ड तो इन्होंने उस टाइम था ही नहीं, ऐसे कह सकते हैं, ये तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। लेकिन ये अपने आप को कभी भी मंगोल भी नहीं कहते थे, कहलवाना पसंद करते थे, क्योंकि इसी वर्ड से अंग्रेज़ों ने ये वर्ड निकाला है। ठीक है। अच्छा, क्या कहलवाना वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करते थे? मतलब इतना ख़तरनाक एम्परर या एक रूलर, उससे वो अपने आप को नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, वो तैमूर से जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? उसका रीज़न है क्योंकि तैमूर लंग के नाम से हम जिसको जानते हैं ना, उसने 1398 में दिल्ली पे कब्जा किया है। थोड़े टाइम के लिए किया और फिर वो वापस चला गया। 1398 में उसने दिल्ली को जीता था। उस टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नासुरुद्दीन महमूद। ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात का। तो इसलिए अपने आप को तैमूरी होने का ये बहुत फ़ख्र महसूस करते थे, और इसी बेस पे इन्होंने जो अपना रूल बताया है वो इसी को बेस लेके बताया है। क्योंकि देखो, इसको ना आप बिल्कुल आज के लेंस से मत देखो, आप इसको ऐसे देखो कि पहले दुनिया में जिसके पास ज़्यादा पावर है वो उतने एरिया पे कब्जा कर लेता था। यही होता था, ऐसे ही राजा बनते थे और बिगड़ते थे, है ना। चाहे वो किसी भी जगह देख लो आप। तो पहले ऐसे देश जैसी कल्पना हम नहीं कर सकते, वो ये थी कि जो, और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, वो सब नहीं था। आज आप उसको राष्ट्रवाद के चश्मे से देखोगे तो वो परिभाषा आपको गलत लग सकती है, क्योंकि जब ये था तो ये ऐसे था जैसे जगह खाली पड़ी है, कुछ लोग अपने गांव में रह रहे हैं, छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, और कोई एक अटैकर आता है, वो सब फतेह करके चला जाता है ना, तो वो सब उसका एरिया हो जाता है। तो ये सभी जगह होता था। जैसे आपको पता होगा, इंडिया में भी जो छोटे छोटे राजा हैं वो भी अपने आप को देश कहते थे। जैसे राजपूताना, राजस्थान जो आज है, वो अपना एक अलग देश मानते थे, और बुंदेलखंड के जो क्षत्रिय थे वो अपना एक अलग देश में, इस टाइप से। तो वो एक कल्पना वो नहीं थी देश वाली कल्पना। ठीक है। तो जो क्लेम करता था वो इसी बेस पे करता था कि जिसकी लाठी मजबूत है उसका एरिया उतना हो जाएगा, है ना। जैसे आपने अश्वमेध यज्ञ सुना होगा प्राचीन काल में, कि राजा एक घोड़ा छोड़ता था
वो घोड़ा जितने एरिया में जाता था वो एरिया सब उसका हो जाता था। बस उससे ज़्यादा पावरफुल राजा अगर उसका घोड़ा रोक रहा है तो समझ लो अब युद्ध होगा। तो उन युद्ध में जो जीतता था उस एरिया पे उसका कब्जा होता था। तो पहले ये एक पैरामीटर चलता था। तो उस चश्मे से अपना देखें, ऐसे देखें, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा चल रहे हैं, इनकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो अब आगे हम चल रहे हैं। मुग़ल एम्पायर किसने फॉर्म किया है? बाबर ने। अच्छा, बाबर ने जब उसको एक जगह है फरगना, ये आप उज़्बेकिस्तान है ना जो आज अफ़गानिस्तान से ऊपर, तो फरगना एक छोटा सी रियासत टाइप थी। तो बाबर के फादर की ये रियासत थी और फादर से बाबर को मिली। तो बाबर यहाँ का राजा बना, ऐसे मान लो आप। तो इस पे जब टाइम उसकी हुकूमत चल रही थी तो मंगोल्स की 2 ब्रांच थी। जब चंगेज खान की डेथ हुई तो उसके बच्चों में ये सब उसका एम्पायर बटा है। तो उसी में एक ब्रांच थी उज़्बेक, जो आज का उज़्बेकिस्तान है, मान लो इसीलिए शायद उसका नाम भी रखा गया। तो उज़्बेक जो ब्रांच थी मंगोलों की, वो इस फरगना पे अटैक कर रही है, बार बार अटैक हुआ होगा। तो अल्टीमेटली बाबर को फिर वो जगह छोड़नी ही पड़ी, अटैक की वजह से वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन बाबर की हिस्ट्री में एक बाबरनामा उसने खुद लिखा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी, और वो वर्ल्ड में सबसे अच्छी ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है क्योंकि उसने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा किया है ना। और बहुत हिम्मत वाला बंदा था ये, मतलब अपनी छोटी सी भी सेना है तो उसमें एक जोश जुनून भर के रखता था, ठीक। इसी वजह से सब जगह जीता चला गया। 1504 में इसने काबुल पे कब्जा किया है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये काबुल जो आज अफ़गानिस्तान में है ये भी भारत का हिस्सा रहा है, ठीक है, अफ़गानिस्तान का पूरा एरिया। तो आप, क्योंकि वहाँ पे अशोक के बहुत सारे वो भी मिले हैं, पिलर्स वगैरह, स्तंभ वगैरह मिले हैं, तो ये भी कभी अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा था। इसीलिए जो अखंड भारत की एक कल्पना है ना, आरएसएस जो बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप उसको, वो अखंड भारत की जो कल्पना बताती है वो उसमें यही कहती है कि जो उस टाइम था, जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश आज का, या पाकिस्तान आज का, और इंडिया, ये सब मिला के पहले एक था, तो वो इसी बेस पे क्लेम करते हैं। तो अब काबुल पे उसने कब्जा किया 1504 में, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पानीपत का वॉर पहला कब हुआ है, तो डेट याद रखना, ईयर याद रखना, किस किस के बीच हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि बाबर के अटैक के टाइम कौन सा डायनेस्टी था, दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी कौन सा था? लोधी। और राजा कौन था? सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया, जबकि बाबर के पास बहुत छोटी सी आर्मी थी, इब्राहिम लोधी के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, उसके बावजूद भी हराया, क्योंकि स्ट्रैटेजी इसकी बहुत शानदार होती थी। जैसे इसने 3 विंग में अपने जो फोर्स था उसको बांटा, एक को पेड़ों पे चढ़ा दिया, एक को गड्ढे खोद के उसमें छुपा दिया, एक विंग से अटैक करवाया, ठीक। तो इधर से इब्राहिम लोधी की जब आर्मी अटैक कर रही है तो जो एक पर्टिकुलर विंग अटैक कर रहा है, दूसरी जो छुपी आर्मी वो उस पर डायरेक्ट अटैक कर रही है, इसीलिए इतना बड़ा वॉर उसने जीता, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक आईएएस में क्वेश्चन आया था, शायद 2013 में या 15 में आया है, मतलब उसमें कई सारे वो थे, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने किया, तो उसमें से आपको बताना था 1, 2, 3 ऐसे कौन कौन से सही हैं। तो ध्यान रखना, बारूद का इस्तेमाल इंडिया में बहुत पहले से हो रहा है, और जो आज जो उड़ीसा, बंगाल है, पाल डायनेस्टी शायद वहाँ था, उन लोगों के यूज करने का इसके कई एविडेंस हैं, और इसके यूज करने के एविडेंस 14th सेंचुरी के हैं, और गुजरात, मालवा, दक्कन, ये इन सब जगह पहले बारूद यूज हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो गलत था, उसमें ये पूछा था कि बाबर ने पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया, तो ये गलत था, ध्यान रखना। हाँ, अगर वही क्वेश्चन ऐसे होता
कि पहली बार बैटल में यानी कि युद्ध में तोपों का इस्तेमाल और गोलाबारी का इस्तेमाल कब हुआ, तब भी ये बाबर पे फिट नहीं हो रही बात, क्योंकि बिल्कुल क्लियर मेंशन नहीं है। भले ही बाबर ने बाबरनामा में लिखा हो कि मैंने ऐसा किया, ये सब बातें उसने डिस्क्राइब की हों। क्यों? क्योंकि 16th सेंचुरी में इंडिया में युद्ध जो हो रहे हैं उनमें इस्तेमाल की तो बात है, लेकिन बाबर ने ही किया ऐसा नहीं लिखा है, ना ऐसा कोई रिकॉर्ड है। ठीक है, तो हम उस पर कंफर्म नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ है। खानवा जगह का नाम है, बाबर और किसके बीच? राणा सांगा के बीच। देखो इसमें ना कई सारी वो भी हैं कि बाबर को किसने बुलाया था, इनवाइट किसने किया था। ठीक, तो इस पे भी शायद राणा सांगा का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है कि राणा सांगा ने ही इनवाइट किया था, और इनके युद्ध होने की वजह भी यही मानी जाती है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया इसके खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो ये, और इब्राहिम लोदी का एक शायद भतीजा भी था जो उस टाइम पंजाब में रूल कर रहा था, इसका कोई खबरी और इब्राहिम लोदी का भतीजा, ये दोनों गए थे इसको बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। तो ये युद्ध जो हो रहा है ना राणा सांगा के साथ, तो ये बाबर इससे, इस युद्ध में इससे पहले ये कह रहा है भाई तुमने ही तो बुलाया था मुझे यहाँ, और अब तुमने जो शर्तें मुझसे तय की थी उन शर्तों से तुम मुकर रहे हो। ये युद्ध इसी वजह से हुआ है। जबकि यहाँ राणा सांगा का प्लान ये था कि बाबर जो इतनी दूर का रहने वाला है वो इब्राहिम लोदी को हराएगा और वो जो भी लेगा बदले में वो लेके वो चला जाएगा। लेकिन अब इनकी जो भी शर्तें तय हुई हों वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बाबर ने बाबरनामा में जो लिखा है वो जाहिर सी बात है। अब आप कोई किताब लिख रहे हो अपने बारे में, तो आप अपने फेवर में लिखोगे कि मैंने ऐसा बोला तो ऐसा नहीं हुआ था, है ना। सामने वाले को आप बताओगे कि भाई वो उसने धोखा दे दिया मुझे, इस टाइप की बातें आप कभी कभी लिखते भी होगे जब धोखा मिलता होगा। आगे चलते हैं। देखो फिर इसके बाद ना एक वॉर और हुआ है 1528 में ही, चंदेरी का, बैटल ऑफ चंदेरी। ये भी बाबर, राणा सांगा और अफगान्स, यानी कि राणा सांगा और अफगान्स एक तरफ थे, बाबर एक तरफ। तो जो लोदी है ना, वो लोदी एक्चुअल में अफगान्स थे, तो उन्हीं के कमांडर वगैरह सब रहे होंगे। तो ये सब मिलके एक तरफ हैं और ये एक तरफ है, ठीक है। इधर की कमांड बाबर के हाथ में खुद है, और इधर कई उसने कमांडर अपॉइंट किए। किसने? राणा ने, राणा सांगा ने। कौन कौन है ध्यान रखना आप। इन्हीं बातों से ना आपको आपके अंदर नहीं, मतलब इसके अंदर भी रिलीजन को लेके कोई दिमाग में बात आती है तो वो जरा थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। इनके कमांडर कौन है? मेदिनी राय। और कौन है कमांडर? मोहम्मद बिन अमीर। समझ में आ रहा है ना कि किसके खिलाफ आप लड़ रहे हो। तो रिलीजन ऐसा कोई वो नहीं था इशू। पहले मैंने बताया नहीं, सब ज़्यादातर बारबरिक लोग होते थे, तो आप आज के चश्मे से उस टाइम को नहीं देख सकते। तो इनके नाम याद रखना, मेदिनी राय, मोहम्मद बिन अमीर और पृथ्वी देव। ये कमांडर थे तीन, राणा सांगा और अफगान्स की मिली जुली सेना के वर्सेस बाबर की सेना। ठीक, फिर भी जीत किसकी हुई? बाबर की। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी सी और बातें भी ध्यान रखना कि मुग़ल जो थे ना वो बड़ा बेटा ही राजा बनेगा इसको फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। तो ये रूल इनके यहाँ लागू नहीं होता था। इनके यहाँ एक डिफरेंट रूल था, सहदायाद। इसका मतलब ये है कि जो जितने बच्चे हैं किसी राजा की डेथ के बाद, उन सभी बच्चों में एक पर्टिकुलर रेशो में वो सारा एम्पायर बांट दिया जाता था, ठीक है। और ये चीज़ होती बड़ी खतरनाक है। जैसे चंगेज खान की डेथ के बाद पूरा वो एम्पायर बिखरने लगा ना धीरे धीरे, मंगोली एम्पायर। ये हम इसको तैमूरी परंपरा या मुग़ल परंपरा कह सकते हैं, सहदायाद परंपरा, बच्चों में राजा का पूरा एम्पायर बांट देना। तो बाबर की डेथ के बाद हुमायूं बड़ा बेटा था, तो हुमायूं ने अपने सभी भाइयों में
अस्करी, कामरान, ये सब उसके भाई थे। इन सब में उसने अपनी पूरा एम्पायर बांट दिया। कुछ को अफ़गानिस्तान से लगा हुआ एरिया दे दिया, जो आज पाकिस्तान भी है, वो इधर ऐसे सब बांट दिया। अच्छा, इनके जो अफसर होते थे, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही ऑफिसर्स जो होते थे, उनको मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना। मनसबदार के बारे में 3 बातें ध्यान रखना। एक तो पद, यानी कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, राजा के कितने करीब आप बैठ रहे हो, इससे पता चलता है कि आपकी जो डेजिग्नेशन है वो बड़ा है या छोटा है। और सैलरी कितनी है, और आपको कितनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, यानी कि एक कितनी टुकड़ियाँ रखनी है आपको, कितने फौजी अपने साथ रखने, घुड़सवार रखने, वो ये 3 चीज़ें मिलके तय करती थी कि कौन ऑफिसर किस रेंज का है। ठीक है, तो अच्छा, सैलरी के रूप में इनको क्या दिया जाता था, कैश नहीं दिया जाता था जैसे आज सैलरी मिलती है, इनको जागीर दी जाती थी। जागीर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में आपको पूरा दे दिया गया है कि इस जगह का जितने किसान फसल कर रहे हैं उसका लगान आप इतना आप अपने पास रखेंगे, इतना स्टेट को देंगे, यानी कि राजा के अकाउंट में जाएगा। तो कभी कभी वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें राजा का हिस्सा भी हो, अगर जागीर छोटी है तो हिस्सा नहीं, वो बड़ी पे ही होता था। अच्छा, ये जो जागीर है ये इनको मिलती तो थी मनसबदारों को, मतलब ये ऐसे कह सकते हो आप, बड़े बड़े मिनिस्टर टाइप ऐसे कह सकते हैं। तो इनको सैलरी इस रूप में मिलती थी कि इधर का लगान आपको लेना है, लेकिन ये उस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते थे, मतलब अदालत का काम नहीं कर सकते थे, पुलिस का काम नहीं कर सकते थे, ये सब नहीं कर सकते थे, ये इसकी मनाही होती थी। ये सीधे राजा के कंट्रोल में होता था, सूबेदार अपॉइंट होता था, उसके थ्रू होता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हाँ देखो, इसमें ना एक आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, ज़मींदार। ये ज़मींदार वर्ड इसी टाइम के आसपास इवॉल्व हुआ है। ज़मींदारी में क्या होता था, जैसे गांव का कोई हेड है, आज हम उसको प्रधान कह देते हैं, गांव प्रधान, ग्राम प्रधान या सरपंच टाइप, मुखिया कहते थे, और उसमें एक सरदार भी होता था। ये अपना मिलिट्री वाला जो काम होता था वो देखता। ठीक है, मतलब गांव से जब ज़रूरत पड़ेगी अटैक करने के लिए कहीं, तो राजा की तरफ से बुलावा आने पे गांव के हट्टे कट्टे लोगों को लेके जाएगा, इस टाइप का समझ सकते हो। तो इनको आमतौर पे दोनों को मिला जुला के, आमतौर पे ये एक ही आदमी भी हो सकता था, है ना, तो कभी कभी अलग भी होता था, इनको मिला के ही ज़मींदार कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि यही लोग थे जो किसानों से लगान कलेक्ट करते थे और बादशाह के पास पहुंचाते थे। ठीक है, इसलिए उनको ज़मींदार कहते हैं। अच्छा, अकबर के टाइम पे नवरत्नों में एक राजा टोडरमल का नाम सुना होगा। राजा टोडरमल ने 1570 में एक 10 साल के लिए रेवेन्यू सिस्टम, लगान व्यवस्था कह सकते हो आप उसको, रेवेन्यू सिस्टम एक बनाया था, जो कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए जाना जाता है। मतलब जो उस टाइम परंपरा चल रही होगी लगान वसूली की, वो बहुत अच्छी नहीं होगी, नुकसान दिख रहा होगा। तो टोडरमल को दहसाला, यानी कि 10 साल का दहसाला रेवेन्यू सिस्टम जनरेट करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, जन्मदाता भी कहा जाता है इसको। दहसाला में क्या होता था, नकद टैक्स देना होता था, मतलब जो भी चीज़ आप उगा रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो फसल नहीं लेगी सरकार। 10 साल के जो तय होता था कि इतने परसेंटेज आपको देना है, लेकिन वो कैश देना है, और वही कैश जो टैक्स आप दे रहे हो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता था, उसको क्या कहते थे, जब्त। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि जो नगद टैक्स वसूला जाता था उसको क्या कहते थे, जब्त। किस सिस्टम में, दहसाला। किसने बनाया था, टोडरमल ने। टोडरमल किसका नवरत्न था, अकबर का। कब से कब तक लागू हुआ था, 1570 से 1580 के बीच पहली बार, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, इसमें जो आज हम जिसको प्रदेश कहते हैं ना, स्टेट, तो उस टाइम हम कह सकते हैं छोटा बड़ा हो सकता है। आज बड़ा है तो उस टाइम छोटा होता होगा, या उस टाइम बड़ा है आज छोटा होता होगा। तो ये सूबा कहते थे उसको। तो इस दहसाला सिस्टम में जो सूबे होते थे, स्टेट्स होते थे,
उनमें रेवेन्यू जोन्स बनाए जाते थे छोटे छोटे, यानी कि एक सपोज करो बदायूं है, बदायूं पहले सूबा था मुग़ल एम्पायर के टाइम भी, ऐसे ही संभल है ना, ऐसे छोटे छोटे सूबे होते थे, उनके अंदर छोटे छोटे एरिया बना दिए जाते थे कि इतने एरिया का एक जोन बनेगा जहाँ से इस रेट पे रेवेन्यू कलेक्ट होगा, लगान या टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि हर जगह की ज़मीन अलग अलग तरीके की फर्टाइल होती है, कहीं बंजर भी होती है, इसलिए छोटे छोटे जोन बनाए जाते थे ताकि अच्छे कलेक्शन की प्राप्ति हो, और जो बहुत ज़्यादा ख़राब है जगह उसको बहुत कम रेट पे रखा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, अबुल फजल एक बहुत बड़े राइटरों में और भी बहुत सारे टैलेंट थे उसमें, इसको कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए है, इसने जो अकबरनामा है ना, अकबर के बारे में जो उस टाइम के दरबार का डिटेल दे रही है, अकबरनामा का 3rd पार्ट, ये कई पार्ट में किताब है, तो जिसमें सिर्फ अकबर के बारे में डिस्क्रिप्शन है, वो आईने अकबरी कहलाती है। किसका 3rd पार्ट है? अकबरनामा कंपाइलेशन का, कई सारी किताबों के कंपाइलेशन को अकबरनामा कहते हैं, उसी की 3rd किताब आईने अकबरी है जो अबुल फजल ने लिखी है। इसने पूरा मुग़ल एम्पायर को डिस्क्राइब किया है। अब देखो, इससे पहले, अकबर से पहले ये सब चीज़ें बहुत सुनने में नहीं आ रही हैं, क्योंकि अकबर ने एकदम स्टेबल कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया। हुमायूं की डेथ के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती गई, तो जब आप खतरे से बाहर होते हो या किसी समाज में जब खतरा नहीं होता है, तो लोग सोचना शुरू करते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, बातें कम्युनिकेट करते हैं, तो एक नए आइडियाज़, इनोवेशंस, डिस्कवरीज होनी शुरू होती हैं। इसीलिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, और सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोग सिक्योर फील करेंगे तो वो पढ़ना लिखना ये सब करना शुरू कर देते हैं। वही अकबर के टाइम से होना शुरू हो रहा है, क्योंकि अकबर को महान कहते हैं ना, तो महान इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि कोई किसी रिलीजन का है, उससे रिलीजन का स्टेट से कोई वास्ता नहीं है, सरकार का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए बहुत सारी बातें आपने अकबर के बारे में जानी भी होंगी। बहुत सारे जो कटमुल्ले टाइप लोग थे ना, जो जिनके दिमाग में, जहन में धर्म का जहर भरा हुआ है, कई लोगों ने उसके खिलाफ बहुत कुछ बोला भी है, और कई जगह उसको मेंशन भी किया है, फतवे वतवे भी जारी किए थे। तो उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो तो उल्टा और खैर खबर सही से पहुंचा देता था घर पे। तो जो मुग़ल एम्पायर में सूबे होते थे, जिनको आज हम प्रांत या स्टेट कहते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें, जैसे फाइनेंस जो देखता था ऑफिसर, उसको क्या कहते थे? दीवान। ठीक है, ये टर्म्स एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। जो मिलिट्री ऑफिसर होते थे उनको क्या कहते थे? बख्शी। जो रिलीजन के मैटर्स को देखता था, धार्मिक कामों को, कि मतलब लोग सही से अपना धर्म वरम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर तो नहीं कर रहा है, और सबको आज़ादी है या नहीं है, इस टाइप की चीज़ें देखने के लिए उसको रिलीजियस, धार्मिक मंत्री या ऐसे ऑफिसर भी कहते थे। उसको क्या नाम दिया गया था? सदर। ये रिलीजन के मैटर को देखता था। और जो मिलिट्री कमांडर होता था उसको फौजदार भी कहते थे। छोटी छोटी यूनिट होती थी मिलिट्री में भी, तो उसको फौजदार कहते थे। और पुलिस ऑफिसर क्या कहलाता था? कोतवाल। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, ये वही वाले कोतवाल हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो कुछ बातें ना आप ध्यान रखना। अकबर के टाइम पे महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ, ये कुछ संस्कृत में लिखी किताबें हैं जिनका ट्रांसलेशन फारसी लैंग्वेज में किया गया है, क्योंकि मुग़ल एम्पायर के टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी, यानी कि रिकॉर्ड जो लिखे जाते थे वो सब फारसी में होते थे। महाभारत का ट्रांसलेशन किस नाम से किया गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो रज़्मनामा, रज़्मनामा का मतलब होता है रहस्यों की किताब, यानी कि
जो सीक्रेट्स हैं, उसको आप ऐसे कह सकते हो, उसकी किताब है। नहीं, नहीं नहीं, ये शायद मैंने गलत बोल दिया। चलो खैर, महाभारत रज़्मनामा के नाम से है। किसने इसका ट्रांसलेशन किया है वो ध्यान रखना आप। फैज़ी ने और बदायूनी ने, दोनों ने मिलकर किया है, किसी एक ने अकेले नहीं किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था IAS में, इनमें से कौन अकबर का कंटेम्प्रेरी था? ठीक है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन थे। तो ध्यान रखना, दुनिया में जो बड़े बड़े रूलर रहे उस टाइम, अकबर के टाइम पे, अक्सर उनसे कंपेयर करके पूछ लेता है, क्योंकि अकबर अलग शख्सियत था अपने आप में। तो इसके टाइम पे टर्की में सुलेमान है, ब्रिटेन में एलिजाबेथ है, ईरान में शाह अब्बास है, और रसिया में ज़ार इवान IV बेसिलिएविच नाम का एक राजा है। और इसको याद रखना, क्योंकि ये अपने आप को द टेरेबल कहलवाता था। मतलब कुछ होगा उसको अच्छा लगता होगा टेरेबल के माने में, मतलब इसका टेरेबल मतलब खौफ से जुड़ा है ये, तो इसको ये शायद कहलवाना अच्छा लगता होगा, जो भी रीज़न होगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक बात आप ध्यान रखना, जैसे हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये अभी 7th क्लास की सपोज करो NCERT चल रही है, तो 7th क्लास का लेवल बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगा, ये आप भी समझ रहे हो। तो जो चीज़ें हम आप अभी पढ़ रहे हैं वो 8th में, 9th में, 10th में कहीं कहीं दोबारा डिटेल्ड में भी आएंगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा कि यहाँ डिस्कस नहीं हुई हैं, तो वो आगे की किताबों में डिस्कस होंगी। यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं जो कन्फ्यूज़न करते हैं अक्सर, ध्यान रखना। जहांगीर की वाइफ का क्या नाम था, आप भी जानते हो, नूरजहां। जहांगीर के टाइम के बहुत सारे कॉइन्स हैं, सिक्के मिले हैं, और अभी भी रिकॉर्ड में भी, वैसे भी, जैसे हमारे यहाँ एक सिक्का है जहांगीर के टाइम का, उस पर एक तरफ नूरजहां की फ़ोटो बनी हुई है, दूसरी तरफ जहांगीर की फ़ोटो बनी हुई है ना। तो ये जहांगीर की जो वाइफ है ना, नूरजहां, एक्चुअल में इसका क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। मेहरुन्निसा नाम था। ये नूरजहां टाइटल दिया है क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी, इसलिए। जहां दुनिया, नूर मतलब जो डिवाइन लाइट आप उसको कह सकते हो, वो उससे ये जोड़ रहा है। ठीक। अच्छा, जहांगीर की माँ का क्या नाम था, ये भी ध्यान रखना, हरखाबाई। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब उसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जैसे आपने जोधा अकबर अक्सर फिल्में देखी, नाम सुना, जोधाबाई अकबर की कहानी है ना, वो हस्बैंड वाइफ के तौर पर उनको दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में नाम क्या है, ये अकबर की वाइफ है जो जहांगीर की माँ है, और ये एक ही लड़का पैदा हुआ था, वो भी मतलब आपने मुगले आजम मूवी देखी होगी, उसमें पूरी स्टोरी दिखाई है ना, लेकिन वो जो नाम दिखाया है जोधाबाई, वो एक्चुअल में नाम नहीं है, हरखाबाई नाम है। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, अकबर ने अपनी इस वाइफ को क्या टाइटल क्या दिया था, जैसे यहाँ नूरजहां टाइटल दिया जहांगीर ने, तो अकबर ने क्या टाइटल दिया था हरखाबाई को, या सलीम, सलीम सुना ना, जहांगीर का प्यार से नाम क्या था, सलीम, शेखू भी कहता था अकबर उसको। तो हरखाबाई का टाइटल क्या था जो अकबर ने दिया था, ध्यान रखना, मरियम उज़ ज़मानी। ठीक है। अच्छा, हरखाबाई कौन थी, तो ध्यान रखना है, कछवाहा राजा थे भारमल, ये उनकी बेटी है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अकबर की वाइफ जिससे सलीम पैदा हुआ था वो किसकी बेटी थी, ऐसे शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। अच्छा, शाहजहां की माँ का क्या नाम था, जगत गोसाई, ये भी ध्यान रखना। जगत गोसाई कौन है, जो आज जोधपुर है ना, उसमें एक मारवाड़ राजा थे उदय सिंह, इस उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई, ये कौन थी, शाहजहां की माँ, यानी कि किसकी वाइफ है, जहांगीर की। ठीक है। अच्छा, जगत गोसाई को जहांगीर ने क्या टाइटल दिया है, बिल्किस मकानी। ठीक, ये टाइटल याद रखना, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये हमारा 4th चैप्टर था।
अब हम नेक्स्ट क्लास में 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है।